तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हमने टिश्यूज स्टार्ट किया था और टिश्यूज का बैकग्राउंड हमने आपको बताया था कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो टिश्यूज के बने होते हैं। प्लांट के अंदर जो पाई जाने वाली टिश्यूज हैं वो अलग होती हैं, एनिमल टिश्यूज अलग होती हैं। हमारी बॉडी में एनिमल टिश्यूज, ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर 4 टाइप की टिश्यूज आप बच्चों को बताई गई थी, एक एपिथेलियल, एक कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखिए एनिमल टिश्यूज में आप बच्चों को एनिमल टिश्यूज में हमने एपिथेलियल टिश्यू बताया था, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमने मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप की टिश्यूज होती हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं। एपिथेलियल बॉडी में कवरिंग करने वाली जो आउटर का आपकी बॉडी के आउटर ऑर्गन्स में जो टिश्यू होती है वो एपिथेलियल है। इन टिश्यू का कहीं काम प्रोटेक्शन में है, कहीं काम सिक्रीशन में है, कहीं काम एब्जॉर्प्शन में है, कहीं काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में है। आपकी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग रोल प्ले करती है। वो बात आप बच्चों को समझा दी गई थी कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू और प्रोटेक्शन और सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू की अगर आपको याद हो, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आप बच्चों को बताया था एरियोलर टिश्यू के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, बोन के बारे में और ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में बताया था। एरियोलर टिश्यू आपकी बॉडी की स्किन के नीचे पाई जाने वाली टिश्यू है। ये सपोर्ट का काम करती है और हीलिंग में मदद करती है। इंजरी होने पर आपके टिश्यूज में हीलिंग होने के लिए एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करने वाली टिश्यू होती है, जिसके अंदर फैट या चर्बी को स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं। उसके लिए नाम बताया था एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स ये आपकी बॉडी में स्किन के नीचे आपकी चेस्ट के ऊपर, आपकी किडनी के ऊपर ये टिश्यू मौजूद है। एडिपोज टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की बनी होती है। इसमें टेंडन और लिगामेंट बताया था बच्चों। टेंडन का काम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन? मसल को हड्डी से जोड़ने वाली जो टिश्यू है वो टेंडन है। लिगामेंट का काम क्या होता है बच्चों? वो एक ऐसी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, 2 हड्डियों को जोड़ने वाली टिश्यू का नाम लिगामेंट होता है। फिर उसके बाद कार्टिलेज का आपको रहना, कार्टिलेज एक ऐसी टिश्यू है जो मसल के कंपैरिजन में तो हार्ड होती है और बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल बताए थे कॉन्ड्रोसाइट्स, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड होता है। आपको बताया था कार्टिलेज टिश्यू आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। ये आपके पिन्ना में होती है, आपकी नोज में होती है, आपके लैरिंक्स में होती है, आपके विंड पाइप में होती है। आपकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स के अंदर ये वाली टिश्यू मौजूद है। फिर आपको बताई थी बोन के बारे में। बोन आपकी बॉडी के अंदर एक हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो एक खास टाइप के सेल से बनी होती है, जिसका आपका नाम बताया था ऑस्टियोसाइट। हड्डी को बनाने वाले सेल ऑस्टियोसाइट, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो मीडियम जिसके अंदर सेल मौजूद होते हैं वो सॉलिड, जो सेल्स जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है और उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट शामिल होता है। फिर उसके बाद बच्चों आपको बताया था ब्लड के बारे में। ब्लड आपकी बॉडी का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर प्लाज्मा होता है। इसमें एरिथ्रोसाइट, जिसको आम जबान में आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट, जिसको आम जबान में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें थ्रोम्बोसाइट, जिसको आम जबान में आप प्लेटलेट्स कहते हैं। इन सब की बात हम आपसे बता चुके हैं। फिर उसके बाद लिम्फ बताया था। लिम्फ ब्लड की तरह एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फर्क ये होता है कि इस ब्लड कलर्ड होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। प्लाज्मा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन दोनों में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कंसंट्रेशन में दोनों में फर्क होता है। ये बात आप बच्चों को समझा दी गई थी। फिर उसके बाद हमने टिश्यूज बताई थी, कौन सी? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स, जो टिश्यू में मसल, जो आपकी बॉडी में मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू की बनी है। ये 3 टाइप की आप बच्चों को बताई गई थी, कौन कौन सी? स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसका दूसरा नाम स्केलेटल मसल्स, तीसरा नाम कौन सा? वॉलंटरी मसल। वो मसल जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में होती हैं। जो मसल्स आपके स्केलेटन से जुड़ी हैं वो मसल्स कौन सी होती हैं? ये आपकी बाइसेप्स की मसल, आपकी ट्राइसेप की मसल, आपकी फेस की मसल, आपकी थाई चेस्ट की मसल, ये जितनी भी मसल आपके हड्डी से डायरेक्टली जुड़ी है वो मसल कौन सी है? स्केलेटल मसल।
स्ट्रेटेड मसल जो बच्चों को बताया था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बैंड्स होते हैं, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होने की वजह से इसका नाम क्या है स्ट्रेटेड। और ये मसल हमारे कंट्रोल में होती है, जब हम चाहें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, रिलैक्स करा सकते हैं। इस एतबार से ये मसल कौन सी मसल कहलाएगी, वॉलंटरी मसल होती है। फिर उसके बाद बच्चों एक मसल होती है कौन सी, स्मूथ मसल। डायग्राम बताया था दोनों का, नहीं स्ट्रेटेड का बताया था। इधर देखें, आप बच्चों को बताया था अगर आप स्ट्रेटेड मसल के बारे में अगर देखें तो स्ट्रेटेड मसल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इधर देखें, मैंने आपसे कहा था आपकी एक मसल है, सपोज ये मसल है, आपकी इस मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे आपकी मसल में बहुत सारे ऐसे बंडल्स होते हैं, फाइबर्स के बंडल्स होते हैं लाइक दिस, और इन बंडल्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। मैं एक फाइबर निकाल के अगर आपको दिखाऊं यहां पर, तो इस तरह से आपका एक मसल फाइबर जिसका नाम क्या है, क्या कहते हैं बेटा, मायोफाइब्रिल। मायो मतलब मसल, फाइब्रिल मतलब फाइबर, एक बारीक सा एक फाइबर जो होता है, ऐसे बहुत सारे फाइबर मिलकर आपकी मसल बनी होती है। तो ये आपकी मसल का एक मायोफाइब्रिल है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह के इसके अंदर आपको बताया था मैंने किसमें बैंड्स होते हैं लाइक दिस। इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। तो इसमें जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इसमें देखो ये वाला जो बैंड हो, ये जो बैंड है डार्क कलर का जो बैंड है, इसका नाम होता है ए बैंड, और ये लाइट वाला जो बैंड होता है इसका नाम आई बैंड। अच्छा, ये देखिए इसके बीच में जो लाइन है ना, ये वाली आई बैंड के अंदर जो लाइन होती है इसका नाम क्या होता है, जेड लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये भी जेड लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है जो डार्क बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर होती है, उसका नाम होता है एच लाइन। तो एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर एक आपके एक मसल के फाइबर के अंदर अल्टरनेट बैंड्स होते हैं। बैंड्स होने की वजह से इस मसल का नाम क्या है, स्ट्रेटेड मसल है। और इसके अंदर एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है सार्कोमेयर। जैसे आपकी हड्डियों का यूनिट है ऑस्टियोसाइट, आपकी ब्रेन का यूनिट है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन, ऐसे आपकी किडनी का स्ट्रक्चर यूनिट है नेफ्रॉन। उसी तरह से आपकी स्केलेटल मसल का जो यूनिट है वो क्या है, सार्कोमेयर। तो अगर आपसे पूछें कि सार्कोमेयर क्या है, तो एक मसल के फाइबर में द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव जेड लाइन, दो लगातार जो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहेंगे बच्चों, सार्कोमेयर। यहां तक बात समझ आई। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ये बताइए, इधर देखें सारे बच्चे, जब आपकी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एनर्जी खर्च होती है, जब रिलैक्सेशन होता है तो एनर्जी खर्च होती है। ये बताइए, जब किसी इंसान की डेथ होती है, डेथ होने के बाद बॉडी अकड़ क्यों जाती है, बॉडी स्टिफ क्यों हो जाती है? आप देखेंगे एक डेड बॉडी के अंदर फ्यू आवर्स के बाद, डेथ होने के फ्यू आवर्स के बाद बॉडी अकड़ जाती है। अगर हाथ फिंगर्स ऐसे हैं तो आप इसको ऐसे ओपन करेंगे, फिर ये ऐसी हो जाएंगी। ये बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है डेथ के बाद। ऐसा क्यों होता है बच्चों, किसी को मालूम है? देखिए, बॉडी में स्टिफनेस जब आ जाती है डेथ के बाद, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं इसको, राइगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस कहते हैं। बॉडी में डेथ के बाद जो बॉडी अकड़ जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है डेथ के बाद, उसको राइगर मॉर्टिस कहते हैं। उसकी एक मेन वजह है, जब आपकी मसल्स कंट्रैक्शन होती है तो कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी जरूरी होता है। जब आप मसल को रिलैक्स कराते हैं तो उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। लेकिन जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन के बंद होने से एनर्जी नहीं मिलती मसल को रिलैक्स कराने के लिए। तो जिस स्टेट में मसल होती है उसी स्टेट में रह जाती है।
इसको कहते हैं राइगर मॉर्टिस। तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी स्केलेटल मसल का फाइबर होता है। तो आपकी ये मसल, आपको एग्जाम में इसका डायग्राम भी आपको बनाने को आ सकता है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ अ स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल का डायग्राम बनाइए। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद ये मसल आपके कंट्रोल में है, नर्वस कंट्रोल में। देखें ये एक और मसल है, देखिए आपकी बॉडी में ये वाली मसल का कौन सी मसल का स्ट्रक्चर था? स्ट्रेटेड। ये वाली जो मसल है कौन सी है? स्मूथ मसल्स। बेटा ये जो स्मूथ मसल्स है ना, इनको एक और नाम दिया जाता है इनवॉलेंट्री, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप चाहें या नहीं चाहें, इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका फूड पाइप, आपका स्टमक, आपकी आंतें, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जो मसल्स हैं, आप सो भी रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, खाना आगे मूव होता जा रहा है सोते वक्त भी। तो वो मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो वाली मसल्स कौन सी होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह की वो मसल देखने को मिलती है। देखिएगा, इसके अंदर एक स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं। स्मूथ मसल में एक स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं जो बीच से थिक होते हैं, चौड़े होते हैं। यहां से देखो, यहां से थिक होते हैं और उसकी टेपरिंग एंड होती है, साइड से जाने जाने पतले होते जाते हैं। बीच में से थिक होंगे, साइड से थिन होते हैं, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आता है। ये कौन सी मसल का है स्ट्रक्चर है? स्मूथ मसल। ये मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको मालूम है आपका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बॉडी का? इधर देखें, बॉडी के इस हिस्से को क्या कहते हैं? इसका नाम है थोरैक्स। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एब्डोमेन। ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन। थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला बीच में एक पार्टीशन होता है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर भी मसल्स होती हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ मसल्स कहलाती हैं। वो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनका नाम इनवॉलेंट्री मसल है। इसका स्ट्रक्चर एक स्पिंडल शेप के सेल से बना होता है। स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं जो बीच से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और उनकी टेपरिंग एंड होती है, और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आ सकता है। ये स्मूथ मसल का डायग्राम। समझ आती बात? एक और मसल है जो बड़ी खास मसल होती है, कुछ इस तरह से होती है। देखें, जी बच्चों, ये देखिए, ये जो आपको अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है, कौन सी मसल का स्ट्रक्चर है? कौन सी? कार्डियक मसल्स। अभी मैंने बताया था मायो का मतलब क्या होता है? मायो मींस मसल्स। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन।
तो कार्डियक मसल्स यानी आपके हार्ट में पाए जाने वाली मसल, आपका जो हार्ट है, जो पंप है, आपका हार्ट जो पंप है, वो पंप एक्चुअल में मसल्स का बना हुआ है। वो कौन सी मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स हैं। ये खास टाइप की मसल्स हैं, एक स्पेशल टाइप की मसल्स आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। अच्छा देखो, इस मसल का जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जैसे इसमें बैंड्स होते हैं ऐसे इसमें भी बैंड्स है नहीं है? तो बैंड होने की वजह से इसके, ये भी कैसी मसल है? स्ट्रेटेड मसल है, लेकिन ये मसल हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये वाली मसल कैसी हुई? तो इसका मतलब ये जो तीसरी टाइप की मसल बताइए कार्डियक मसल्स, इसमें दोनों मसल के फीचर्स हैं। स्ट्रेटेड मसल की तरह देखो, स्ट्रेटेड मसल की तरह इसमें बैंड्स होते हैं और स्मूथ मसल की तरह ये कैसी हैं? इनवॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स हैं, ये हार्ट के अंदर पाई जाने वाली मसल्स हैं। ये पूरी बॉडी में, आपकी बॉडी में जितनी भी मसल है उसके मुकाबले में सबसे ज्यादा खून की सप्लाई, सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई, सबसे ज्यादा रिच सप्लाई ब्लड की इसी टिश्यू में होती है और इसी मसल में होती है। कौन सी? कार्डियक मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी होने की वजह से इस मसल में कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता। आपको जब थकान होती है बॉडी में, आप जब थक जाते हैं तो थकने का मतलब बायोलॉजी में है आपकी मसल्स में क्या बन गया? लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, मसल फेटीग हो जाएगी, आपको थकान महसूस होगी। तो थकान होने का मतलब है मसल्स में लैक्टिक एसिड का बनना। लैक्टिक एसिड बनेगा, मसल फेटीग होगी, थकान आप महसूस करेंगे। लेकिन हार्ट एक स्पेशल टाइप की मसल से बना है, कार्डियक मसल, जिसमें कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता। इसमें हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता। तो इस मसल में लैक्टिक एसिड नहीं बनने की वजह से कभी भी आपको थकान नहीं होगी। आपका हार्ट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बर्थ से लेके हमारी डेथ तक वर्क करता है। बात समझ आ गई? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका इंसान का हार्ट बर्थ से लेकर डेथ तक काम करता रहता है कॉन्स्टेंटली, ये थकता क्यों नहीं? तो इसकी दो आंसर्स आप देंगे, दो जवाब देंगे। अगर आपसे पूछ रहे हैं, आपकी टीचर आपसे पूछें कि आपका हार्ट बर्थ से लेकर डेथ तक वर्क करता है, ये थकता क्यों नहीं है, फैटीग क्यों नहीं होता, तो उसकी दो वजह है। नंबर 1, पहली वजह है, आप बताएंगे आपका हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो एक खास टाइप की मसल से बना है जिसका नाम कार्डियक मसल्स है, जिसमें ब्लड सप्लाई दूसरे मसल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है और इसमें हमेशा कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक, और इस वजह से इसमें कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनता। पहली वजह। दूसरा, आपका हार्ट जितना टाइम वर्क करता है, जितना टाइम काम करता है, उतना टाइम रेस्ट भी करता है। तो आपके हार्ट के काम करने का और रेस्ट करने का टाइम बराबर है। ये बात समझ आई जो मैंने कहा? रेस्ट करता है, रेस्ट करता है हार्ट हमारा? नहीं करता। देखिए, ह्यूमन हार्ट का समवॉट ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि आपको 10th में पढ़ना है। इधर देखें, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? SYSTOL। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। आपने सुना होगा, आपने कभी अपना या घर में किसी का, अपने फादर का, मदर का, किसी का बीपी चेक होता है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नापते हैं तो डॉक्टर दो वैल्यूज बताते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। आपका, मेरे हार्ट का नॉर्मल जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एवरेज है वो 120/80 है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो 120 होना चाहिए, आपका 120 के आसपास होना चाहिए। और जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो उसका प्रेशर होता है 80 के आसपास। इधर देखें, आपका हार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। इधर देखें, आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। आपका हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता बल्कि ऐसे करता है। देखिए,
जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। क्या मतलब? दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त आपके वेंट्रिकल्स, नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं। जब नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर वाले चैम्बर रेस्ट कर रहे होते हैं। आपकी एक हार्ट बीट का जो वक्त होता है, पूरी एक हार्ट बीट कितने टाइम में मुकम्मल हो जाती है? कितने? 0.8 सेकंड में। और 0.8 सेकंड में इसको अगर बांटा जाए 0.4 सेकंड में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट फेज में होता है और 0.4 सेकंड में हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने का और रेस्ट करने का टाइम बराबर हुआ या नहीं हुआ? इसलिए आपके हार्ट थकता नहीं है। आपके हार्ट के अंदर थकान ना होने की दो वजह हैं, एक तो कार्डियक मसल्स और दूसरा है हार्ट के काम करने का और रेस्ट करने का टाइम बराबर होने की वजह से आपका हार्ट थकता नहीं। समझ आ गई बात? ये तीन डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड। अब हम कौन सी टिश्यू की बात करने वाले हैं? नर्वस टिश्यू। बच्चों, नर्वस टिश्यू आपकी बॉडी में एक ऐसी टिश्यू है जिसका काम है मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को रिसीव करना। क्या मतलब? जैसे आपके घर में कमरों के अंदर वायर, पूरे घर में जो वायरिंग हुई है, इलेक्ट्रिशियन ने वायरिंग की हुई है, तो पूरे घर के अंदर आपके करंट सर्कुलेट हो रहा है, करंट जा रहा है, आपके सारे घर के अप्लायंसेस, सारे फैंस, लाइट सारी वर्क कर रही है घर की। तो जिस तरह से आपके घर की वायरिंग है, तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी वायरिंग की हुई है। हमारी बॉडी में भी वायर्स हैं, कंडक्टिंग सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, जो आपकी बॉडी के हर पार्ट तक मैसेज लेकर जा रहे हैं। और मैसेज लेकर आने वाले एक सेल, मतलब आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो वो सेल्स मिलकर जो टिश्यू बनती है वो कौन सी टिश्यू है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू फाउंड इन एनिमल बॉडी which is responsible for conducting electrical impulses। मतलब मैसेज पहुंचाने, एक ऐसी टिश्यू हमारी बॉडी में जो मैसेज को पहुंचाने का काम और मैसेज को रिसीव करने का काम करती है। देखो, एपिथेलियल टिश्यू बताया था, उसका काम प्रोटेक्शन था, सिक्रीशन था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में था, रिप्रोडक्शन में था। कनेक्टिव टिश्यू का काम जोड़ने का था, सर्कुलेट करने का था। मस्कुलर टिश्यू का काम मूवमेंट करने था। और जो आखिरी जो टिश्यू है वो कौन सी टिश्यू है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम है मैसेज को पहुंचाना, मैसेज को रिसीव करना। ये इस टिश्यू का काम होता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में खुदा ने हमें एक खास टाइप के सेल्स दिए हैं जिनका नाम होता है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आपकी बॉडी के ऐसे सेल हैं जिनका काम मैसेज को पहुंचाना और मैसेज को रिसीव करना है। वो न्यूरॉन्स कैसे हैं वो जरा देखें। बच्चों, कोई बच्चा मुझे बता सकता है आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू है, तो आपने ये बात सुनी होगी कुछ इंसान के अंदर, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर है, तो ट्यूमर में जिस इंसान को ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर के अंदर कौन से सेल्स ऐसे हैं जो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर होता है? देखें, सबसे पहले तो यहां स्ट्रक्चर देखें जो मैं बता रहा हूं आपको।
देखिए बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपकी बॉडी का सबसे लंबा सेल है। आपकी बॉडी में पाए जाने वाला लॉन्गेस्ट सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। दिस इज द नर्व सेल, दिस इज द न्यूरॉन। ये आपकी बॉडी का सबसे लंबा सेल है जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक होती है। यह आपकी बॉडी का ये सबसे लंबा सेल है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक हो सकती है। ये बॉडी का सबसे लंबा सेल है और इसके अंदर, इस सेल के अंदर रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी सबसे पुअर, सबसे खराब होती है। मतलब अगर ये डैमेज हो जाए तो ये दोबारा से नहीं बनता, और बनता है तो बहुत पुअरली तरीके से बनता है। तो इसके अंदर रीजनरेट करने की प्रॉपर्टी सबसे कम होती है। आपकी बॉडी में तकरीबन 200 से 300 बिलियन ये ऐसे न्यूरॉन्स आपके पूरे जिस्म के अंदर होते हैं। ये आपकी बॉडी में मैसेज को पास करने के लिए, मैसेज को आपके ब्रेन से, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर जाना, मैसेज को लेकर पहुंचाना, ये काम इन सेल्स का होता है जिनका नाम है न्यूरॉन्स। ये नर्व सेल्स हैं। इधर देखें, आप कोई चीज याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, आप कोई चीज सीखते हैं, तो अभी जिस उम्र में आप बच्चे हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, मेमोराइज करने की एबिलिटी आपके अंदर ज्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे, क्योंकि अभी आपके जो न्यूरॉन्स हैं काफी एक्टिव हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और कोई इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो ओल्ड एज में जाकर ज़ईफ लोगों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर ये न्यूरॉन्स बहुत तेजी से डेड होने लगते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। जब न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, न्यूरॉन्स तेजी से मरने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, तो उसकी वजह से बुजुर्गों के अंदर न्यूरॉन्स के लॉस होने की वजह से अक्सर उनकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। एक मेमोरी लॉस होने की वजह से एक बीमारी होती है बुजुर्गों में, अक्सर आपने नोट किया होगा, उसका नाम होता है क्या कहते हैं? एल्जाइमर्स। एल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर न्यूरॉन्स के डिक्लाइन करने की वजह से, न्यूरॉन्स के तेजी से घटने की वजह से, न्यूरॉन्स के तेजी से डेड होने की वजह से पेशेंट की जो मेमोरी होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है। एक पर्सन, पेशेंट अपने मेंबर्स को उसको कुछ ही याद नहीं रहती, और अपने यहां तक कि इतना सीवियर मेमोरी लॉस कभी कभार हो जाता है, वो पर्सन अपने मेंबर्स को, अपनी फैमिली के मेंबर को पहचान नहीं पाता। इस कंडीशन का नाम क्या है? एल्जाइमर्स। बात समझ आ गई बच्चों? एक बीमारी होती है वो भी ज्यादातर बुजुर्गों में होती है, नाम सुना है? पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस एक डिजीज है जिसके अंदर पर्सन को हैलुसिनेशन होने लगते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन को वो चीजें दिखने लगे जो रियलिटी में नहीं है, वो आवाजें आने लगे जो आ नहीं रही हैं रियलिटी में, उसको कहते हैं हैलुसिनेशन। कभी कभार आपने देखा होगा किसी बुजुर्ग इंसान को, किसी ज़ईफ इंसान को, वो पर्सन किसी से खड़ा हुआ बातें कर रहे हैं, कोई पर्सन, कोई ज़ईफ इंसान खड़े हुए किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं, वहां कोई नहीं है, बट वो किसी से बातें कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हैलुसिनेशन कहते हैं। बुजुर्गों में, ज़ईफ लोगों में ऐसी दिक्कत आने लगती है। एक तो भूलने की प्रॉब्लम को कहते हैं एल्जाइमर्स, और ओल्ड एज में जाकर पर्सन को जब हैलुसिनेशन होने लगते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको कुछ ऐसी पिक्चर बना के वहां दिखाता है। उस इंसान को लगता है सामने कोई है, बट वहां होता नहीं। उस इंसान को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो रियलिटी में नहीं आ रही। इस कंडीशन को हैलुसिनेशन कहा जाता है। खैर, आपके ब्रेन के अंदर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिनका नाम न्यूरॉन है। ये मैसेज को पास ऑन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं जो, जिनका नाम होता है, जैसे होते तो बहुत सारे सेल्स हैं नर्वस टिश्यू में, एक सेल्स और होते हैं, क्या कौन से, क्या नाम है? ग्लायल सेल्स। आपके नर्वस टिश्यू में, आपके ब्रेन में, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स के अलावा और भी सेल्स होते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ग्लायल सेल्स। इन्हीं सेल्स का नंबर अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर में ये वाले सेल्स का नंबर पेशेंट की बॉडी में बढ़ जाता है, उसी का नाम ब्रेन ट्यूमर है। समझ आई बात? अब ये जो न्यूरॉन है ऐसे सेल है जिसका काम मैसेज को पास करना है, कंडक्शन करना है, मैसेज को पहुंचाना है, मैसेज को रिसीव करना है।
एक आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनका स्ट्रक्चर मैंने यहां ड्रॉ किया है। देखें, ये न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या है? साइटॉन। इसका दूसरा नाम सोमा। इसका तीसरा नाम सेल बॉडी। ये इसका जो हेड वाला पार्ट आप नजर आ रहा है आपको, इसका नाम साइटॉन भी है, सोमा भी है, सेल बॉडी भी है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस नजर आता है और इसकी ब्रांचेस हैं सेल के अंदर। इनका नाम क्या होता है बच्चों? डेंड्राइट्स। साइटॉन के अंदर ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इनका नाम डेंड्राइट्स है। इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक दानों की तरह ग्रैन्यूल्स होते हैं। उसका नाम क्या है? नेसल ग्रैन्यूल्स। और ये यहां से एक लंबी सी जो ब्रांच आपको नजर आ रही है, ये लंबी सी जो ब्रांच, लंबी सी एक ब्रांच और शाख जो नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं? एक्सन। एक्सन, ये एक्सन होती है। इस एक्सन के ऊपर एक व्हाइट कलर का फैट होता है, एक चर्बी होती है, व्हाइट कलर का फैट होता है, इसके ऊपर कोटिंग होती है। इसका नाम क्या है? माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये कवरिंग है जो न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर चढ़ी हुई होती है। इसका नाम माइलिन शीथ है। और माइलिन शीथ को बनाने वाले जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम है? श्वान सेल्स। क्या नाम है? श्वान सेल। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं माइलिन शीथ जहां से गायब होती है, मिसिंग होती है। न्यूरॉन्स के ऊपर जिन पॉइंट से माइलिन शीथ गायब होती है, मिसिंग होती है, उन पॉइंट का नाम क्या है बेटा? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ जिन जिन पॉइंट से गायब होती है, मिसिंग होती है, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और इनके एंड में जहां पर ये न्यूरॉन एंड होता है वहां पर छोटे छोटे बटन्स की तरह स्वेलन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका नाम क्या है? या साइनेप्टिक नॉब्स। इसका नाम, ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं न्यूरॉन के एंड में, इनको नर्व एंडिंग्स या बोलेंगे क्या? साइनेप्टिक नॉब्स। बात समझ आ गई? तो ये न्यूरॉन है। अब देखो इसमें ना क्या होता है, न्यूरॉन्स में ना जैसे आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है। आपकी बॉडी में इस तरह से बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो एक गैप होता है, इस गैप का नाम क्या होता है? क्या कहलाता है? साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है, जो जंक्शन है, उस गैप को क्या कहते हैं बेटा? साइनैप्स। अब आगे देखें, यहां पर ये साइनेप्टिक नॉब है। तो होगा क्या, जब न्यूरॉन से मैसेज आएगा, देखो इधर, वो मैसेज जैसे वायर में करंट फ्लो होता है, ऐसे करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है। और जब यहां पर जाता है, यहां तक पहुंच जाता है मैसेज साइनेप्टिक नॉब तक, तो वो यहां जाकर इलेक्ट्रिक के बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल्स की शक्ल में। देखिए यहां तक तो मैसेज करंट के फॉर्म में गया, और यहां पर एंड में जाकर वो तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया केमिकल्स में। तो साइनेप्टिक नॉब्स में से क्या निकलने लग सकते हैं? कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये जो केमिकल्स निकलते हैं साइनैप्स के ऊपर, जंक्शन पर, इन केमिकल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर के बीच में, जो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, उसका नाम साइनैप्स है। और साइनैप्स में जो केमिकल्स निकलते हैं एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से, उनका नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही इसको टच करते हैं न्यूरॉन के अंदर, दूसरे न्यूरॉन के ऊपर, तो फौरन मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। तो इधर देखो, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जब वो एंड में जाएगा तो केमिकल में, फिर इलेक्ट्रिक में, फिर केमिकल में। इस तरह से आप इधर देखो, मान लो मेरे ब्रेन से, मेरे हेड से मेरे टो तक मैसेज पहुंचाना है। एक न्यूरॉन इधर देखें, यहां तक एंड हुआ, फिर दूसरा न्यूरॉन यहां पर, फिर तीसरा न्यूरॉन यहां पर। इस तरह से जैसे वायर को, एक वायर के बीच में आप जॉइंट लगा देते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से कई सारे वायर जोड़ देते हो। तो आपकी बॉडी में ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स हैं जो एक के साथ, एक के बाद एक हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो मैसेज ट्रांसफर होता है, किस शक्ल में होता है? किस शक्ल में? केमिकल्स की फॉर्म में। उन केमिकल्स का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आपने बच्चों कभी नोट किया है, आप अपने कभी डेंटिस्ट के पास गए,
डेंटिस्ट के पास गए हैं, रूट कैनाल आपने कराया होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कैविटी हो गई, तो आपने देखा होगा डॉक्टर आपका टूथ निकालने से पहले यहां पे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको आम जबान में कहते हैं सुन करना, लोकल एनेस्थीसिया। जब वो इंजेक्शन लगाते हैं, सुन करते हैं, उसमें उसका मेन मकसद है क्या कि वो जो दवा, वो जो आपके यहां दवा डाली गई है, वो जो पेन किलर आपको दिया गया है, वो इसके बीच में ना एक लेयर बना लेता है। किसके बीच में? इस जंक्शन पर, साइनेप्स पर एक लेयर बन जाती है और ये लेयर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज ट्रांसफर नहीं होने देती, जिसकी वजह से मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता। मतलब यह है मैसेज, पेन का मैसेज है वो ऊपर तक जा रहा होगा, लेकिन उस दवा की वजह से वो मैसेज कंडक्शन बंद हो जाता है और ऊपर फील होना बंद हो जाता है। समझ आ गई बात?